Morning students, you're most welcome in my class. I am Pratipal Yadav, social science teacher. You're most welcome in my class. Today our topic is economic crisis, class 9th social science and chapter 3rd history, नाजिम and the rise of Hitler. इससे प्रीवियस वीडियो में आपको सारे बता चुका हूं, तो आज हम इकोनॉमिक्स क्राइसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। मुख्य रूप से आपको पता होगा, सबसे पहले ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1940 टू 1980 यानी 1914 से 1918 के बीच में जब प्रथम युद्ध हुआ था, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार जर्मनी टुक पार्ट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जर्मनी ने इस विश्व युद्ध में भाग लिया था। लेकिन इस विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की जो आर्थिक हालत थी, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द जर्मनी वाज वेरी पुअर आफ्टर दिस वर्ल्ड वार। इस विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की आर्थिक हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, बेहद ही ज़्यादा जर्मनी की आर्थिक हालत खराब हो गई थी। मुख्य रूप से फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्साई की संधि की गई थी और उस वर्साई की संधि ने तो जर्मनी को तोड़कर ही रख दिया था। अब जर्मनी पॉलिटिकल रूप से, इकोनॉमिक्स रूप से, हर तरह से एक प्रकार से डिस्ट्रॉय हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी ने एक प्रकार से कर्ज लेकर लड़ा था, लेकिन बाद में उसको हर्जाने के रूप में, अपने गोल्ड के रूप में उस कर्ज को चुकाना पड़ रहा था और उस कर्ज को चुकाने के कारण जर्मनी की आर्थिक हालत, इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल तहस नहस हो गई थी जर्मनी की। तो मुख्य रूप से जर्मनी एंड वार रिपीटेशंस, मुख्य रूप से हम बात करते हैं कि जर्मनी के बारे में हमने बताया कि जर्मनी ने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद उसकी हालत बिल्कुल खराब हो गई। तो इन 1923 जर्मनी को गोल्ड के रूप में उस कर्ज को चुकाना पड़ रहा था। तो इस प्रकार सोने के रूप में जर्मनी उस कर्ज को चुका रहा था। कुछ समय तक तो जर्मनी ने उसको चुकाया, लेकिन कुछ समय बाद उसका जो गोल्ड था, उसका जो सोना था या सोने के जो भंडार थे, वो सारे के सारे समाप्त होने लग गए। इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे। अब बाद में जर्मनी ने 1923 में जो जर्मनी के ऊपर जो हर्जाना लगाया गया था, जो वसूला जाता था, उसको चुकाने के लिए जर्मनी ने मना कर दिया। जर्मनी ने कहा कि मैं अब आगे नहीं चुकाऊंगा। अब जब जर्मनी के द्वारा इस हर्जाने को चुकाने से मना कर दिया, उसके बाद फ्रेंच यानी फ्रांसीसी ऑक्यूपाइड रूर रीजन, अब मुख्य रूप से जर्मनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया था, औद्योगिक क्षेत्र था, जहां पर उसके बहुत अधिक मात्रा में रिसोर्सेज पाए जाते थे। रिसोर्सेज की बात करें तो रूर के अंदर मुख्य रूप से जो कोयला था, बहुत अधिक मात्रा में कोयले के भंडार पाए जाते थे इस रूर क्षेत्र के अंदर। ये रूर क्षेत्र फ्रांसीसियों के द्वारा उसको ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है, उसको छीन लिया जाता है। कहा जाता है भैया अगर आप ये नहीं चुकाओगे तो ये क्षेत्र अब हमारे पास रहेगा। चूंकि जर्मनी की हालत वैसे खराब थी, जर्मनी तो युद्ध में पहले ही पराजित हो चुका था, तो उससे रूर क्षेत्र जो कि उसका सबसे अच्छा लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था, उसका औद्योगिक क्षेत्र था जर्मनी का, लेकिन वही छीन लिया जाता है। यानी कि जर्मनी की जो आर्थिक कमर थी उसको और जबरदस्त तरीके से तोड़ दिया जाता है इस रूर क्षेत्र को छीनने के बाद में। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्साई की संधि के द्वारा उसकी बहुत अधिक मात्रा में पॉपुलेशन, उसकी कॉलोनी, उसकी जो रिसोर्सेज, उनको छीन जाता है। अब जर्मनी के पास ले देखकर रूर ही बचा था, लेकिन रूर क्षेत्र को भी अब फ्रेंच के द्वारा ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है। इसके बाद जर्मनी आर्थिक रूप से बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि उसके पास, जर्मनी के पास आर्थिक रूप से कोई विशेष संसाधन अब नहीं बचे थे। अब जर्मनी क्या करता है ऐसी स्थिति में? जर्मनी रिटिलेटेड का मतलब होता है प्रतिशोध लेना, बदला लेना के लिए विद प्रिंटिंग पेपर करेंसी रेकलेशली, यानी कि जर्मनी क्या करता है, अब फ्रांस के साथ सीधा तो युद्ध नहीं कर सकता था, लेकिन जर्मनी ने बहुत बड़ी मूर्खतापूर्ण काम ये किया कि उन्होंने कहा कि हमारा क्षेत्र आप ले लीजिए। और वो जर्मनी क्या करता है, बहुत अधिक मात्रा में जो करेंसी होती है, जो मुद्रा होती है, बहुत अधिक मात्रा में करेंसी मुद्रा को वो छाप देता है। लगातार ले मुद्रा जबरदस्त मात्रा में करेंसी मुद्रा को छाप देता है जर्मनी इस चीज से मुकाबला करने के लिए। जर्मनी ने सोचा कि भाई चलो इस क्षेत्र को ले लिया तो लोगों को पैसे बांट देता हूं। अरे पैसे बांटने से क्या लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है? ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर ऐसे ही आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो प्रत्येक जो कंट्री है, प्रत्येक देश अपनी मुद्रा छापता है, लगातार सब लोगों के पास पैसे दे देगा, लेकिन उस लेवल में प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ेगा, उत्पादन तो नहीं बढ़ेगा। अरे जिस लेवल में करेंसी होनी चाहिए उतना उत्पादन, प्रोडक्शन भी होना चाहिए। मुख्य रूप से ऐसी जब स्थिति आती है, उसमें जो गुड्स होती हैं, जो सामान होता है, उनके प्राइस बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। तो जर्मनी के अंदर भी ऐसी हालत उत्पन्न हो गई थी। उसने अंधाधुंध जबरदस्त तरीके से नई करेंसी को छाप दिया। उसके कारण जो वस्तुएं थी उनके रेट बहुत अधिक मात्रा में एक प्रकार से बढ़ गए थे जर्मनी के अंदर।
वैल्यू ऑफ जर्मनी मार्क फेल, यानी जर्मनी की जो मुद्रा थी मार्क, जर्मनी की जो करेंसी थी मार्क, उसका जो वैल्यू था, उसकी जो मुद्रा थी बहुत तेजी से नीचे गिरने लग गई थी। अब ये जो मुख्य रूप से मुद्रा की हम तुलना किससे करते हैं, डॉलर से करते हैं, कि उस डॉलर के मुकाबले जर्मनी की जो करेंसी थी उसका जो वैल्यू था वो लगातार गिरता जा रहा था। प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज्ड, और लगातार जर्मनी की जो मुद्रा थी उसका वैल्यू गिर रहा था, लेकिन जो थिंग्स थी उनके रेट बढ़ रहे थे, उनके रेट लगातार बढ़ रहे थे, मुद्रा लगातार गिर रही थी और प्राइसेस ऑफ गुड्स वो लगातार इंक्रीज होते जा रहे थे। अब सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, अब हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है अति मुद्रास्फीति। हाइपर इन्फ्लेशन, अति मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ये वैसी स्थिति होती है जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं की कीमत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है, तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है, जब वस्तुओं की कीमत बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। अब उस समय जर्मनी था वो बिल्कुल एक प्रकार से वर्ल्ड लेवल पर अलग थलग पड़ चुका था और विश्व के अधिकतर देशों के प्रति वो एक हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया था। ऐसी स्थिति में यूएस, अमेरिका जो है जर्मनी के ऊपर थोड़ी दया करता है और अमेरिका के द्वारा इन सिंपैथी, दया सहानुभूति के प्रकट करते हुए अमेरिका के द्वारा हेल्प्ड जर्मनी बाय डॉज प्लान, यानी अमेरिका के द्वारा जर्मनी को राहत देने के लिए डॉज प्लान, एक डॉज योजना लेके आता है। और ये जो डॉज योजना थी, डॉज प्लान था, इसके तहत ये प्रावधान किया जाता है मुख्य रूप से कि इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की जो शर्त थी, उस पर जो हर्जाना लगा रखा था उसको एक प्रकार से कुछ मात्रा में कम कर दिया जाता है ताकि जर्मनी उसको चुका सके। इस प्रकार एक प्रकार से डॉज प्लान के द्वारा, जो कि अमेरिका लेके आया था, जर्मनी की डॉज प्लान जो कि अमेरिका लेके आया था, इस प्लान के द्वारा जर्मनी की आर्थिक स्थिति को एक संभालने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छा इकोनॉमिक क्राइसिस वाला जो टॉपिक था बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने फिर आते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।